तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। सेडिमेंट्री रॉक्स दोस्तों बोलते हैं अवसादी चट्टान को। इससे पहले मेरा एक वीडियो बन चुका है जो कि पेट्रोलॉजी का है। पेट्रोलॉजी का उसमें मतलब कि जो होता है ना संपूर्ण इंट्रोडक्शन एंड उसके बारे में जितनी भी चीज़ें थी इम्पोर्टेंट जो कि एक लेक्चरर में कवर की जा सकती थी वो सभी को मैंने कवर कर दिया है। मतलब लेक्चर नंबर 1 में इतना हम फाइनल कर चुके हैं। एंड अगर बात करें नंबर 2 की तो नंबर 2 में हमने फाइनल किया है आपका इग्नियस रॉक्स के बारे में। किसको फाइनल किया है? इग्नियस रॉक्स के बारे में। इनमें आपको बता दूं कि इन सभी का फेस टू फेस वीडियो हमने एक एक करके बना दिया है। एंड उसके बाद जो हमारा छूट जा रहा है नोट्स। तो पेट्रोलॉजी का जब भी मैं लाइव आता हूं तो सभी लोग नोट्स आप लोग मांगते हैं, तो मैं बता दूं कि इसका नोट्स का स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो आपके चैनल पे अवेलेबल है। एंड जितना आपको इसमें लेक्चरर में हम जितना बता पाते हैं वो सभी चीज़ों को लिख कर नोट्स तैयार किया गया है जो कि कंप्यूटराइज है। तो आप पहले उन वीडियोस को देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे आएंगे। एंड इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं जो कि हम लोगों ने पीछे देख लिया है। तो उसको जानने से पहले ना थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि सैलिकी, इसी को बोलते हैं पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी का हिंदी सैलिकी होता है। एंड सैलिकी किसे कहते हैं? तो अगर दोस्तों हम चट्टानों के बारे में पूरी तरीके से अध्ययन करेंगे तो उस स्टडी करने वाले लॉजी को हम लोग पेट्रोलॉजी कहते हैं, मतलब सेल विज्ञान कहते हैं। मैं बता दूं सेल और चट्टान में क्या है, तो सेल और चट्टान सभी एक ही चीज़ें होती है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं चट्टानों के प्रकार के बारे में। तो सेल के बारे में अगर थोड़ा सा हम लोग इसमें उसको मतलब कि अप्लाई करें तो ये होता है कि संपूर्ण तरीके से खनिजों के स्टडी को ही हम लोग बोलते हैं क्या? सेल भी बोल सकते हैं, उसी को हम लोग रॉक्स भी बोलते हैं। लेक्चर नंबर 2 में मैंने बताया था इग्नियस रॉक्स के बारे में। तो आप सभी ने पढ़ा है ज्वालामुखी, आप सभी ने पढ़ा है भूकंप, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के लिए सबसे अनिवार्य चीज़ जो है उसको हम लोग ने पढ़ा है एक टॉपिक के मतलब माध्यम से, उसको हम लोग कहते हैं मैग्मा, ठीक है। उन मैग्मा से जो मतलब मैग्मा वाले संगठन से जिन चट्टानों का निर्माण हुआ है उन्हें हम लोग इग्नियस रॉक्स अर्थात आग्नेय चट्टान कहते हैं। समझ में आ गया? अब आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है अवसादी चट्टान एंड इसका इंग्लिश होता है सेडिमेंट्री रॉक्स। दोस्तों ये क्लास 11th एंड 12th जियोलॉजी सभी लोग देखेंगे। एंड जो अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं जो कि आगे जियोलॉजी उन लोगों का टॉपिक्स होता है भूविज्ञान से संबंधित, उन लोग भी इन वीडियोज़ को देख सकते हैं एंड इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को अंत तक देखिएगा, बीच में कभी भी स्किप मत कीजिएगा। तो अवसादी चट्टान समझने से पहले हमें सबसे पहले समझना होगा कि भाई जो आग्नेय चट्टान है ना उसके साथ इसका क्या संबंध है। मतलब समझते चलिएगा डायरेक्ट, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ नहीं लिखा हुआ है। इग्नियस रॉक्स के साथ सेडिमेंट्री का क्या मकसद है कि हम लोग उसको नाम आखिर क्यों ले रहे हैं, ठीक है। इग्नियस के साथ सेडिमेंट्री का नाम मैंने क्यों लिया? बिकॉज जो इसका निर्माण है, जो इसका ओरिजिन है, जो इसकी उत्पत्ति है वो इग्नियस रॉक्स से ही होती है। वो कैसे? तो इग्नियस रॉक्स आपको पता है इसे हम लोग प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। इग्नियस रॉक्स का एक अदर नाम क्या है? प्राइमरी रॉक्स भी है, ठीक है। अच्छा, लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें आपके साथ शेयर करना है, सो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। तो मान लीजिए अभी टॉपिक्स हैं, आगे बहुत चीज़ें हैं अभी बात करने के लिए। तो इग्नियस रॉक्स समझिए कि आग्नेयस के संगठन से एंड मैग्मा के संगठन से ये तो बन गए इग्नियस रॉक्स जो कि बहुत कठोर होते हैं। क्या होते हैं? बहुत कठोर। उसके बाद दोस्तों सेडिमेंट्री रॉक्स की अगर बात करें ना तो इनका अपर्दन समझ पा रहे हैं ना। सेडिमेंट्री रॉक्स प्राइमरी सेल, अगर कोई भी चीज़ नया बनता है तो क्या होता है थोड़ा सा ना बहुत मतलब नया का नया ही रुतबा होता है अपना, है कि नहीं। जैसे नया है तो नया ही सब कुछ मिलेगा, उसमें किसी प्रकार का हम चेंजिंग नहीं कर पाएंगे उतनी आसानी से। मतलब उसको तोड़ेंगे तब भी कुछ अलग हो सकता है जिसको हम लोग यांत्रिक विधि बोल सकते हैं। लेकिन कोई एकदम नया सा, अगर यही जो व्हाइट बोर्ड आप देख पा रहे हैं, ऐसे तो 2-3 जगह मैं शूट करता हूँ, तो इसमें देखिए बीच बीच में क्या हुआ है? चिन्ह बन चुका है, यहाँ पे चिन्ह बन चुका है, अर्थात ये क्या हो चुका है? थोड़ा सा क्रैक हो चुका है इसका जो प्लाई है। तो ऐसे ही करके कोई भी चीज़ नया बन रहा है तो नया में उसको हम लोग इतनी आसानी से नहीं तोड़ पाते हैं,
समझ में आ गया? जैसे एक टेबल और मेज़ को हम लोग नया बना लें तो वो ना आसानी से टूटेगा ही नहीं, मतलब उसमें हम चाहेंगे कुछ बदलाव करने के लिए जो कि मतलब उसके फिजिकल तरीके से उसे बदलाव करें तो नहीं हो सकता है। जैसे अगर किसी जवान लड़के से लड़ा दो, मतलब लड़का लड़का बॉयज़ लड़ाई कर रहे हैं, दोनों नहीं हारेगा, आपको पता है। सेम ऐसे ही होता है कि जो इग्नियस रॉक्स हैं, बहुत प्राइमरी सेल इसे बोला जाता है, मतलब प्राइमरी सेल, तो प्राइमरी सेल ना बहुत मजबूत होते हैं। इस स्थिति में क्या होते हैं? बहुत मजबूत होते हैं। तो इन्हें ना इतनी आसानी से हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कोई भी इंसान जब मजबूत होता है तो उसे लोग तोड़ने ही आते हैं। समझ पा रहे हैं ना मेरी बातों को? तो इग्नियस रॉक्स, इसे तोड़ने के लिए अपर्दन होगा। अपर्दन मीन्स आप सभी को पता है कि कटाव, किसी भी चीज़ों में जो कटाव होता है उससे हम लोग अपर्दन ही कहते हैं। उसके बाद एक होता है अपक्षय। अपक्षय मीन्स होता है उन चीज़ों को कट कट कर खत्म होते जाना। समझ रहे हैं ना? जैसे टूट टूट कर खत्म होना, उसे हम लोग अपक्षय कहते हैं। जैसे एक बड़ा सा चट्टान होता है। अपक्षय और अपर्दन में मैं थोड़ा सा यहाँ पे खींचना चाहूँगा कि इसका मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल क्यों लिया। आप समझो एक सिंपल सा बड़ा सा चट्टान है, इस चट्टान का नाम इग्नियस रॉक्स है। क्या है इस चट्टान का नाम? इग्नियस रॉक्स है। अब आप समझिए, सबसे पहले अपक्षय समझ लीजिए, उसके बाद आपको मैं अपर्दन समझा दूँ। उसके बाद इस पे ये टॉपिक जो है ना अपक्षय एवं अपर्दन, 11th में भी, ये 11th जियोलॉजी में भी ये टॉपिक मेरा पूछा हुआ है एंड पूछता भी है। इस वर्ष भी पूछा था, गारंटी। एंड जितना मैंने बताया था वो सब कुछ आया भी था, पूरा मतलब क्वेश्चन आ गया था। तो थोड़ा ध्यान से आपको देखना है। सूर्य का रोशनी जैसे ही यहाँ पे पड़ता है इस चट्टान पे, तो ऊपर से ताप आ जाता है। क्या आ जाता है? ताप। अब आपको पता है कि तोड़ने के लिए ना सबसे पहले चीज़ तो इसको ताप मिल गया। अभी आपको समझना है कि ये क्या है दोस्तों? आग्नेय सेल है। क्या है ये? आग्नेय है। इस पे सूर्य की रोशनी से क्या आया? टेम्परेचर आया। पानी बरस रहा है, वर्षा ऋतु, ऊपर से इतनी सारी वायुमंडल है, तो हम लोग बोल सकते हैं वायुमंडलीय दाब, क्योंकि उस पर प्रेशर से जा रहा है, धूल कण हवा जा रहा है, टक्कर टक्कर खा रहा है। तो ताप एवं दाब। जब आग्नेय सेल इतना मजबूत होने के बाद भी इस पर ताप एवं दाब का असर बहुत लंबे समय तक, सालों साल तक, समझ रहे हैं ना, हजारों साल, सैकड़ों साल तक इस तरीके की ताप एवं दाब पड़ती रहे। भाई ताप जो है ना, ये तो पार्टिकुलर पड़ना ही है। सूर्य का रोशनी है ना, समझ पा रहे हैं कि रेगुलर ही है, 12 घंटा जो भी है। थोड़ा सा डाउन होता है कब? ठंडी के दिनों में, लेकिन गर्मी के दिन में आप देख सकते हैं वो सब मेंटेन ही हो जाता है इस तरीके से। तो ताप एवं दाब के कारण इसमें क्या हो जाते हैं? छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं, अर्थात दरारें उत्पन्न होने लगती है इसमें बहुत लंबे समय के बाद। समझ पा रहे हैं ना? बहुत लंबे समय के बाद तब इसमें होगा क्या कि छोटे छोटे दरारें उत्पन्न होंगी। एंड मैंने बताया कि जब वायु चलेगी तो यहाँ का धूल उड़ेगा, यहाँ जाकर बैठेगा इस तरीके से। तो ये धूल कण इसके दरारों में जाकर बैठ जाएंगे। एंड बैठ जाएंगे तब क्या होगा? आपको पता है कि प्लांट्स जो होते हैं ना, छोटे छोटे एंड सूक्ष्म जीव होते हैं, सभी जगह पे पाए जाते हैं। तो वहाँ पे प्लांट्स उग जाएंगे। एंड जैसे जैसे प्लांट्स भी वृद्धि करेंगे तो इसका तो विनाश हो रहा है, बट इसके जगह पे प्लांट्स हमारे ओरिजिन, मतलब उनकी उत्पत्ति हो रही है। अब प्लांट्स में आपको पता है जड़ भी होती है, वो और इस दरार को बढ़ाने में हमारी हेल्प करते हैं, मतलब कि हमारी नहीं, इनको फाड़ने में और भी उनका हेल्प हो जाता है। इस तरीके से हेल्प भी उन लोग कर पाते हैं। उसके बाद अगर देखें तो इस तरीके से इसका ना दरार उत्पन्न होने लगता है एंड ये टुकड़ों में बट जाते हैं आने वाले इन फ्यूचर। ठीक है। अच्छा, बारिश का भी मौसम होता है तो बारिश से भी कटता है क्या? जी हाँ, बारिश से भी कटता है। अगर एक ही चट्टान है उस पर बार बार पानी, मतलब जो बारिश से हमारी बारिश हो रही है, तो क्या इससे भी कट जाएगा क्या? तो हाँ, इसका रिप्लाई क्या है कि हाँ, ये कट जाती है। अच्छा, उसके बाद एक मिनट, फोन फ्लाइट मोड कर लेते हैं। हाँ, तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बारिश से भी टक्कर खा रहा है, हवा से भी खा रहा है। अगर समुद्री इलाकों में, क्योंकि पवन वायु वहाँ पे बहुत ज़्यादा, हवा बहुत तेज़ तेज़ चलती है, तो उधर अगर इस टाइप का आग्नेय सेल अगर कहीं पर भी है तो आप समझ रहे हैं ना कितनी ज़्यादा उसमें कटाव हो सकती है हवा के माध्यम से। लेकिन हवा उतना मैटर नहीं करता है, सबसे ज़्यादा जो काटने में योगदान होता है ना, पानी का होता है। एंड उस पर जो दरारें उत्पन्न होती है उससे होता है। समझ पा रहे हैं? इस तरीके से मजबूत चीज़ों को हम लोग तोड़ चुके हैं। अभी हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण पढ़ रहे हैं, मतलब अवसादी चट्टान का निर्माण, यानी कि उनकी उत्पत्ति के बारे में बात कर रहे हैं। इस तरीके से क्या हुआ कि इसकी निर्माण तो हो गई, इसकी निर्माण अभी आग्नेय से ये अवसादी में धीरे धीरे चेंज हो रहा है।
तो इस तरीके से ये टुकड़ों में बट जाएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ ये तो हो गया अपक्षय भी एक तरीके से कंप्लीट हो गया कि किसी भी चीज़ में परिवहन द्वारा जो भी चीज़ें हैं प्रेशर ताप दाब एवं के कारण उनमें जो भी चेंजेज आते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, परिवहन अपक्षय मतलब कि उसको खत्म करना, विघटन करने में, अपघटन करने में वो मदद करते हैं। अपवर्तन आपको पता है कि छोटा सा भी अगर इसमें चिन्ह हो गया ना उसको काट डालेगा एक तरीके से, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। परिवहन भी होता है क्या? जी हाँ, होता है। अगर इसे टूटता हुआ अगर कोई चीज़ देखेगा तो पानी का अगर दल बल के साथ अगर पानी बह रहा है अचानक से, उस बीच में अगर इसका एक टुकड़ा आएगा तो बह कर कहाँ जाएगा? एक जगह पे जा सकता है, एक जगह से दूसरे जगह पे जा सकता है। इससे हम लोग ट्रांसपोर्ट भी बोल सकते हैं, परिवहन भी बोल सकते हैं। दूसरी चीज़ निक्षेपण। कोई ऐसा भी चीज़ होता है क्या कि इन छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों को निक्षेप कर दे अर्थात खत्म कर दे? तो हाँ, होता है। तो इन सभी क्रियाओं के कारण ये जो निर्माण लिखकर और मैंने लिखा है अपवर्तन तथा अपक्षय, परिवहन एवं निक्षेपण, इन सभी चीज़ों से आपका निर्माण होता है। इन प्रक्रियाओं के माध्यम से आपका निर्माण होता है अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स का। कंप्लीट, मुझे विश्वास है आप इन टॉपिक्स को क्लियर समझ पा रहे होंगे। बिकॉज सेल विज्ञान जब था तो उसमें थोड़ा सा इंट्रो मैंने बताया था कि ये क्या हो सकते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। इसका नोट्स भी आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के रूप में मिल जाएगा। तो अब हम सेडिमेंट्री अवसादी चट्टान की अब हम लोग परिभाषा भी दे सकते हैं कि पूर्व चट्टानों से, पूर्ववत चट्टानों मतलब इसे हम लोग पूर्ववत ना लिख करके लिख देते हैं, आग्नेय चट्टानों से, आग्नेय चट्टानों से अपवर्तन, अपक्षय, परिवहन तथा निक्षेपण की क्रिया जब उसमें होगा, मतलब आग्नेय शैलों में अपवर्तन तथा अपक्षय, परिवहन तथा निक्षेपण इत्यादि क्रियाओं के कारण ये जो होते हैं, आप लोग अगर नोट्स कर रहे होंगे तो कर भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अवसादी चट्टान किसे कहते हैं उसके बाद वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। आग्नेय चट्टानों में अपवर्तन तथा अपक्षय एवं परिवहन तथा निक्षेपण जैसी क्रियाओं के कारण ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाते हैं, इसलिए इसे हम लोग अवसादी चट्टान कहते हैं, इसलिए इसे हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल ले लो चूना एंड पत्थर का, चूना पत्थर का, एंड अगला आप ले सकते हैं बालू कास्म का। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बात करें इनकी संरचना, जो मैंने इग्नियस में बताया था, ज्यामितीय, ये सारी चीज़ उतना नहीं पूछता है, ठीक है, तो उसको मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया है बिकॉज आपको बोरिंग लगता होगा एंड वो चीज़ एग्जाम के दृष्टिकोण से मजबूत नहीं है। समझ पा रहे हैं ना, नॉलेज के लिए आप सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो इग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स यहाँ पे फाइनल। इग्नियस का भी एक तरीके से रिवीजन भी हो गया बिकॉज बहुत लेट से हमने रॉक्स के बारे में कोई वीडियोज नहीं डाला था एंड मैंने बताया भी था कि इस चैप्टर से आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे। आज हम ना एक तरीके से मतलब सोच पा रहे हैं कि ख़त्म ही कर देते हैं अवसादी को एंड इसको। तो इस तरीके से आपका पहले तो इतना कंप्लीट हो गया। अगर आप बातों को सुने होंगे, अच्छे तरीके से नोट्स किए होंगे तो ये तो फाइनल ही हो जाएगा तुरंत से, ठीक है। इस तरीके से सेडिमेंट्री रॉक्स बन गया। अब अच्छा, सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं ना, कैसे होते हैं, सवाल है कि नहीं, कैसे होते हैं? जैसे एक होता है चट्टान जो कि रिसता है, रिसने वाला पदार्थ, जैसे घड़ा, आप सभी लोग जानते होंगे क्या, घड़ा। तो घड़ा में पानी अगर भर दिया जाए, है ना, घड़ा में अगर पानी भर दिया जाए तो पानी बाहर की ओर रिसने लगती है, समझ रहे हैं ना। घड़ा में अगर पानी को भर दिया जाए तो पानी रिसने लगती है। अब बात आती है कि पानी क्यों रिस रही है। तो क्यों करने से पहले हम लोग एक और क्वेश्चन पे आएंगे कि घड़ा भैया किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है। तो घड़ा आपका मिट्टी से मिलकर बनी हुई है। मिट्टी क्या है? तो क्या है मिट्टी? सिंपल सी चीज़ है, जो सेल है इससे ही तो मिट्टी बनी है। तो उसी तरीके से सेल में ही हम लोग आ जाते हैं कि घड़ा का जो मिट्टी बना हुआ है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। मिट्टी, तो घड़ा जो होता है बनता है तो छोटे छोटे मिट्टियों से ही मिलकर बनता है, उसको आपस में गीला किया जाता है, फिर घुमाया जाता है, जो भी है उसका बनाया जाता है घड़ा। इस तरीके से घड़ा बन जाता है। उसके बाद उसमें पानी डाला जाता है। पानी रिसेगा क्यों नहीं? क्योंकि उसके बीच में कण बैठा हुआ है, उसके बीच में रिक्त स्थान है, इसलिए पानी रिस रहा है। तो सेम जो अवसादी चट्टान होते हैं अर्थात सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, उनके बीच में भी बहुत सारे रिक्त स्थान होते हैं। मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स को एक जगह पे बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर हम लोग जमा कर देंगे तो वो उनमें से कोई चीज़ों को डालेंगे तो वो आर पार हो सकते हैं,
मतलब पानी को ही अगर फॉर एग्जांपल अगर ट्राई कर ले कभी तो फॉर एक्सपेरिमेंट तो ये सारा कुछ हो सकता है, मतलब वो चीज़ रिसेगा। आप सभी लोग अगर कुआं खोदते होंगे, एकदम जनरल सा बताते हैं एग्जांपल, कुआं सभी लोग खोदते हैं, आप सभी को पता है। जैसे कुआं खोदते हैं तो क्या होता है, उसमें पानी जम जाता है। क्या होता है, पानी पूरे भर दिए उसमें पानी, मान लीजिए भर गया कुआं में, हाफ कुआं जो भी था पूरा भर गया है। एंड उसके नीचे जितने भी खेत क्यारी होंगे, जितने लोग विलेजर्स होंगे देख पा रहे होंगे, उन लोग समझते होंगे, तो क्या है कि आसपास भी नमी महसूस होता है। कुआं में पानी भरा हुआ है तो क्या होगा, नमी। या सबसे सिंपल सी चीज़, मान लीजिए बहुत बड़ा सा पोखर है, मतलब तालाब है, उस तालाब में ना भर के पानी भरा हुआ है, पानी क्या हुआ है, भरा हुआ है। उन पानी जो पोखर होगा उसकी तरफ बांध होगा, तो उसके नीचे मान लीजिए ना कुछ ऐसी ही सिंपल सी जगह है, उसमें आपका पानी रिसता हुआ नजर आएगा। हाँ, आपको पता है कि वो मिलकर बना हुआ है, मिट्टी से बांध बनाया गया है, ठीक है, लेकिन मिट्टी बना कैसे, सवाल है ना, मिट्टी बना कैसे। तो यही ऐसे ही तरीके से ना चट्टानों का अपक्षय हुआ, अपरदन हुआ, परिवहन, निक्षेपण, ऐसे ही करके तो मिट्टी बनता है। मिट्टी तो कहीं से बनने बना वाला हमको मिला नहीं है, या कोई भी चीज़ बनने बनाया मिलते नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से वो रिश्ते हैं। आग्नेय चट्टान प्राइमरी रॉक्स इन्हें कहते हैं, जो कि बिल्कुल कठोर होते हैं। इन्हें हम लोग तोड़ेंगे ना, सीला जिसको बोलते हैं, सीला, तो अगर पीटेंगे एक हथौड़ी तो उल्टा यहाँ पे लग सकता है, ऐसे ऐसे मारे, ऐसे ऐसे लग सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़, तो इस तरीके का ट्राई भी मत कीजिएगा। एंड सेडिमेंट्री रॉक्स ऐसे ही होगा। एंड इसका अगर आग्नेय सेल का एक अगर तिनका भी अगर आँख में चला गया तो समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं। इतना जोरदार लगता है ना, लेकिन इसका सेडिमेंट्री का बहुत नॉर्मल होते हैं। एंड अब हमारा जो है इस तरीके से सेडिमेंट्री ख़त्म हो चुका है। एंड हमें ना एक तरीके से आपके मन में एक समझ उत्पन्न कर देना है कि आपके जो आपके थॉट एक उत्पन्न हो जाएगा कि मान लीजिए इस चीज़ के बारे में बात किए तो इस चीज़ के बारे में आपके माइंड में एक माइंडसेट बैठ जाना चाहिए कि हाँ, इसके बारे में बात हुआ तो ये चीज़ हमारे पास क्लियर हो जानी चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। तो आई होप दैट सेडिमेंट्री रॉक्स आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एंड एक बच जा रहा है मेरा, लास्ट को बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। नंबर 3 में क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स इसे हम लोग बोलते हैं कयांतरित चट्टान। क्या बोलते हैं, कयांतरित चट्टान, इसे हम लोग बोलते हैं कयांतरित चट्टान। इसके वीडियो में इस टॉपिक के लिए हम एक अलग सा छोटा सा वीडियो लाएंगे, बिकॉज ये बहुत छोटा सा है। कयांतरित को बहुत सारे नाम हैं, अस्तरित चट्टान बोलते हैं, इसी को परतदार चट्टान कहते हैं, मेटामॉर्फिक आप समझ पा रहे होंगे, ये सारी चीज़ें हैं। तो अवसादी चट्टान का जो है नोट्स आपको मिल जाएंगे बहुत ही जल्द। एंड आगे का वीडियो अवसादी चट्टान का आपकी नहीं रहेगा, अभी वीडियो हम बनाएंगे कयांतरित चट्टान का बहुत ही जल्दी। एंड आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचा दीजिए जो गलत सोचते हैं। एंड गलत चीज़ मतलब कि समझ रहे होंगे ना, एक तरीके से मेंटली हैरेसमेंट इसे कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको, मैं एक चीज़ आपको भी इतना बताना चाहता हूँ जो आप वीडियोज़ को देख पा रहे हैं, अगर आपको प्रॉब्लम है इस चैनल से, अगर आपको प्रॉब्लम है इस चैनल से कि जियोलॉजी पढ़ाई नहीं होनी चाहिए तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप हार्डमैंड चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, समझ में आ गया, इस तरीके से। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ फ़ायदा है यहाँ से, तभी सब्सक्राइब करके रखना। एंड यहाँ से जो विचारें उत्पन्न होती है, ये विचारें कहीं और से नहीं आती है, पूरे कोचिंग के सभा में। एंड जिस तरीके से यहाँ पे हम लोग सोचते हैं उस पर थोड़ा डिस्कस करके उसके बाद ये शूट किया जाता है, इतना आसान भी नहीं है। एंड आप लोग में से जो हमें कमेंट करते हैं कि गूगल से देखकर हमने PDF डाउनलोड किया है, और बहुत अच्छा लगा कि आप लोग बताए थे हमें, ठीक है, कि गूगल से PDF को डाउनलोड करके आप हमें प्रोवाइड कराते हो। तो जी बिल्कुल, आपको अगर गूगल पे इस टाइप के PDF जो मैं प्रोवाइड करवाता हूँ अगर मिल जाए तो भाई बेस्ट ऑफ लक, जिसमें वाटर मार्क लिखा होगा, नहीं कुछ भी हो, आपको अगर मिल जाए तो बेस्ट ऑफ लक। एंड जो भी है आपको जहाँ से भी मिले उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। मैं नहीं मानता कि मैं एक क्रिएटर हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं हेल्प करता हूँ सभी की, एंड किसी भी तरीके से। एंड अगर आपकी सोच इस तरीके की है कि हमें क्रोम ब्राउज़र पे गूगल पे मिल जाए तो भाई आप एकदम बिंदास खोज सकते हैं आप, ठीक है, यू कैन सर्च इट।
तो आज की इस वीडियो में इतना ही है एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो या मत करो, लेकिन शेयर करना ना भूलें। हर एक चीज़ों को शेयर करने से क्या होगा कि उन लोगों तक वीडियो जाएगी जो गलत अफवाहें उड़ाते हैं। ठीक है, गलत अफवाहें उड़ाना, इसकी बातों को यहाँ पूछना क्या मतलब है यार? अपने आप से मतलब रखो ना, तुम लोग अपने से पढ़ाई करो ना, कितना बेटर होगा। आप अपना मतलब खुद से रखिए, आपका मतलब किसी और से नहीं रहेगा। आप अपने आप में एक मिसाल हो, किसी और के मिसाल के बारे में क्यों सोच रहे हो? कि अपने आप में हर कोई यूनिक होता है, आप भी यूनिक बनो, अगले को भी बनने दो, या मत बनो, आप तो बनो कम से कम, अगले के बारे में टेंशन क्यों ले रहे हो? यही सेम कहानी मैंने भाषण में भी बताया था, स्पीच में बोलता हूँ। आप अपने बारे में सोचिए ना, दूसरों के बारे में क्या। दूसरों के बारे में सोचने के लिए आप अपने बारे में सोचिए ना। अभी के समय में आप अपने बारे में सोचिए, समझ में आ रहा है ना? फिर आप एक दिन सक्सेसफुल हो जाइएगा। आपके बारे में सोचने वाली दुनिया खड़ी है, समझ में आ गया ना? इस तरीके की चीज़ें हैं। आप अपने बारे में सोचिए, किसी और के बारे में क्यों सोच रहे हैं? आपको अगर यहाँ से एक सही इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिल रहा है, सही नॉलेज मिल रहा है, आप अचीव करो ना, आप अचीव करो उसे, समझ में आ गया? अब कभी कभी ऐसा होता है कि आप बड़े हो एंड आपका छोटा भाई आपसे भी ज़्यादा नॉलेजफुल हो जाता है एंड आपको वो बताता है कि भैया ऐसे होता है। तो आपके माइंडसेट में ऐसा विचार कैसे आ गया कि हम जो हैं से हम ही हैं? आप बोल रहे हो कि यहाँ आओ, मैं कोचिंग तुमको करा दूंगा। तो भाई मैं ना जियोलॉजी अच्छे तरीके से पढ़ चुका हूँ, मुझे कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। एंड आपको ज़्यादा ही चुल मची है ना कोचिंग कराने की, तो आप कुछ भी मत करो, मुझे कंपटीशन से कोई मतलब नहीं है। ऐसे यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लो, बनाते रहो वीडियोस। हो सके तो मेरा कॉपी भी कर लेना, क्योंकि मैं अलाउ भी कर दिया हूँ। एंड आपको कॉपी करने की आवश्यकता है, आपको तो क्रोम से ही मिल जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मेरे ऑडियंस जितने भी हमें अच्छे से जानते हैं, उन्हें पता है कि मैं क्या हूँ। एक लोगों के भौंकने से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हाँ, आप लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि कभी भी किसी के ऊपर उंगली नहीं करना चाहिए यदि वो इंसान अच्छा काम कर रहा है तो। हाँ, कोई गलत कर रहा है तो उसका विरोध कीजिए जम के। ये सारी चीज़ें हैं। जितने मुझे फॉलो करते हैं उन सभी को दिल से शुक्रिया, ठीक है? क्योंकि स्किप करने का मोटिव ये भी हो जाता है कभी कभी वीडियोस की समय पे नहीं आ पाती है। समय पे नहीं आने का रीज़न है क्योंकि सब लोग एक्टिव नहीं होते हैं एक ही समय में, इसीलिए रेगुलर वीडियोस नहीं ला पाते हैं, ठीक है? क्योंकि हमारे पास पूरा लिस्ट होता है कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो मिलता है किसी न्यू वीडियो में न्यू लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।